मंच पर और मंच के सम्मुख उपस्थित सभी विद्वज्जन, सुधीजन, प्राध्यापकगण और स्नेहिल विद्यार्थियों, ये इस समागम का अंतिम सत्र है और ऑफिशियली ये अंतिम वक्तव्य होना चाहिए। इसके बाद केवल अगर आप लोग देना चाहेंगे तो धन्यवाद ज्ञापन की गुंजाइश है, अन्यथा इसको आखिरी ऑफिशियल वक्तव्य ही समझा जाना चाहिए। और इसलिए मेरा काम आसान भी है, क्योंकि आप लोगों ने जो कुछ भी कहा केवल उन्हीं बिंदुओं को जहाँ कहीं आवश्यक है वहाँ मैं स्पर्श करने की कोशिश करूँगा। और ये कठिन काम भी है कि 2 दिन की इतनी लंबी संगोष्ठी में बहुत प्रकार के विचार सामने आए, उनको कैसे 20-25 मिनट में या जो भी आप लोग समय हमें दें उसमें उसको हम समाहित कर पाएँ। मैं जिस शैली का प्रयोग करूंगा वो ये होगी कि पहले मैं दोनों वक्ताओं ने जो कुछ बात कही उसको बहुत ही सूत्रात्मक तरीके से आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगा, और 2 दिन की इस विचार गोष्ठी में जो बिंदु उभर करके सामने आए और जिनके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और अपनी समझदारी विकसित करने की आवश्यकता है, उनको भी मैं आपके सम्मुख रेखांकित करने की चेष्टा करूंगा। सरदार पटेल के माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और दोनों बातें हमारे सामने आई कि राष्ट्र की जो संस्थागत एकता है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और राष्ट्र की संस्थागत एकता को बनाए रखने में हमारे जो व्यक्तित्व की एकता है उस व्यक्तित्व की एकता भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरदार पटेल में ये दोनों बातें हमको दिखाई देती हैं। उनको संस्थाओं को बनाने की भी समझ थी। न केवल उन्होंने रियासतों का भारत संघ में विलय किया, बल्कि जिस प्रकार से भावी प्रशासन के लिए उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक प्रकार से पुनर्गठन किया और उसकी महत्ता को रेखांकित किया, उससे संस्थाओं के संबंध में उनकी दृष्टि का हमको पता चलता है। और जिस प्रकार के व्यक्तित्व के गुणों के कारण वो ऐसा कर पाए, ऐसा उनके व्यक्तित्व की रचना या उसके कंपोजिशन के बारे में भी हमको पता चलता है। जो भी बिंदु हमारे सामने आए हैं, अभी प्रकाश जी ने 2-3 बातें हमारे सामने कहीं। एक तो उन्होंने ये कहा कि ये जो हम लोग बाइनरीज में चीज़ों को देखने के आदी हो गए हैं, बनाम में हम लोग चीज़ों को देखने के आदी हो गए हैं। विशेष रूप से यदि हम गंभीरतापूर्वक किसी भी प्रकार से पूर्वाग्रह या दुराग्रह से हट करके अगर किसी व्यक्ति या विचार के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, विशेष रूप से विद्यार्थी, तो उनको मेरी ये बहुत ही सिंसियर एडवाइस है कि वो किसी भी विचार या किसी भी व्यक्ति को किसी पूर्वाग्रह या किसी दुराग्रह से ग्रसित बाइनरी से अलग हट करके देखना शुरू करें। ये जो नेहरू बनाम गांधी, गांधी बनाम पटेल या नेहरू बनाम सुभाष, गांधी बनाम सुभाष, ये जो इस तरीके से हम अपने इन राजनीतिक महापुरुषों को देखते हैं, तो उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन घटनाओं का यदि हम स्मरण कर लें तो केवल उन घटनाओं के स्मरण मात्र से उनके बीच की जो बाइनरीज हैं उन बाइनरीज का कोई बहुत महत्व रह नहीं जाता। इसलिए इस प्रकार की बाइनरीज से अलग हट करके और जिस प्रकार की राजनीतिक स्वार्थ वृत्ति में हम लोग आजकल रहने के अभ्यस्त हो गए हैं, थोड़ा उस वृत्ति से अपने आप को ऊपर उठा करके थोड़ा उदात्त भाव से अगर हम लोग देखें तो शायद हम लोग ज़्यादा व्यापक तरीके से और ज़्यादा समझदारी के साथ अपने अतीत की राजनीतिक घटनाओं और महापुरुषों के चरित्र का विश्लेषण कर सकते हैं और उनसे हम कुछ ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं। जहाँ तक कि इतिहास का प्रश्न है, भारत में इतिहास को अनंत की लोक यात्रा कहा गया है। आनंद कुमार स्वामी की जो सबसे मैच्योर किताब है उस किताब का टाइटल ही है टाइम एंड एटर्निटी। जो हमारे जीवन को दिशा देने वाले शाश्वत सिद्धांत हैं, वो शाश्वत सिद्धांत संसार और काल के परिप्रेक्ष्य में कैसे अभिव्यक्त होते हैं, भारतवर्ष में नहीं बल्कि किसी भी परंपरा में इतिहास को देखने की यही दृष्टि रहती है कि जो एटर्निटी है, जो एटर्नल प्रिंसिपल्स हैं, जो पेरेनियल प्रिंसिपल्स हैं, वो कैसे टाइम में या वो कैसे कंटिंजेंट सर्कमस्टांसेस में अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, ये वस्तुतः इतिहास की दृष्टि यहाँ से बनती है। तो इतिहास हमारे यहाँ अनंत की लोक यात्रा है और इसी दृष्टि से हमारे यहाँ जो पुराण हैं उन पुराणों को आचार्यों ने इतिहास के ही अंतर्गत समाहित करने की चेष्टा की है। विशेष रूप से यदि आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र और उसकी दृष्टि को देखें तो वो इतिहास को पुराण के साथ रख करके देखने की चेष्टा करते हैं।
प्रकाश जी ने तुलसी का भी जिक्र किया, और तुलसी का जिक्र हालांकि वो संक्षेप में करके आगे बढ़ गए, लेकिन तुलसी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास मध्यकाल के एक अकेले ऐसे संत हैं या संत कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल लोक मंगल की कामना की, जैसा उनके बारे में विख्यात है, बल्कि वे सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा करने का काम करते हैं। और आप जानते हैं कि वो ऐसा समय था जिस समय कुछ कहना तुलसीदास के लिए कुछ बहुत अनुकूल नहीं था, या तुलसीदास जिस बात को व्यक्त कर रहे थे उसके लिए वो अनुकूल समय नहीं था। तो मित्रों, आज भी कोई बहुत अनुकूल समय नहीं है। सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा करने का काम सनातन धर्म के जिन प्रत्ययों और जिन अभिलक्षणों के सहारे तुलसीदास कर रहे थे, उनको आज भी किसी सार्वजनिक सभा में भारतवर्ष में व्यक्त करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। ये भी समय बहुत प्रतिकूल है। इसलिए ऐसे समय में एक बार दोबारा से अपने महापुरुषों का स्मरण करते हुए उस सनातन धर्म के सिद्धांतों को पुनर्प्रतिष्ठित करने का यदि कोई प्रयास कर रहा है तो निश्चित रूप से वो अपने आप में एक साहस की बात है। तुलसीदास और मीराबाई समकालीन थे। एक छोटा सा आपको दृष्टांत देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। आप जानते हैं कि मीराबाई राज परिवार की वधू थीं। मीराबाई की कृष्ण में आसक्ति थी, और कृष्ण में अपनी आसक्ति की वजह से उनका व्यवहार कुछ ऐसा हो गया था जो किसी भी राज परिवार की मर्यादा के लिए सामान्यतः स्वीकार्य नहीं था। आप जानते हैं कि मीराबाई के साथ क्या व्यवहार हुआ। मीराबाई ने तुलसीदास से संपर्क किया और अपनी मनःस्थिति का वर्णन किया और उनसे सलाह मांगी कि उनको क्या करना होगा। तुलसीदास ने जो लिखा उसके मर्म को समझने की आवश्यकता है। तुलसीदास जी ने सीधे सीधे मीराबाई को एडवाइस दी और ये कहा कि जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। और आगे उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं कि जिनके प्रिय राम और वैदेही न हो, यानी आपके आराध्य न हो, उनको आप करोड़ों वैरियों के समान त्याग दीजिए, भले ही वो आपके परम प्रिय क्यों न हो। जैसे प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, जैसे भरत ने अपनी मां का त्याग किया, और जैसे विभीषण ने अपने बंधु का त्याग किया, अपने भाई का त्याग किया। तो इस तरीके से जो अपने आराध्य के प्रति या धर्म के प्रत्यय के प्रति अनन्यता का भाव है, उस अनन्यता के प्रति तुलसीदास का कितना प्रगाढ़ भाव था, ये उनके इस विचार से प्रतिध्वनित होता है। दुर्भाग्य से मित्रों, जो नारीवादी विमर्श भारत में चल रहा है प्रगतिशीलता के नाम पर, इस समय उस नारीवादी विमर्श के केंद्र में आप देखेंगे कि द्रौपदी और मीरा सबसे प्रमुख स्थान पा रही हैं। और इधर जो एक नया विमर्श भारतीय विश्वविद्यालयों में उभर रहा है, उसमें आप देखेंगे कि रामायण और महाभारत को केंद्र में रख करके बहुत सारे अध्ययन किए जा रहे हैं और उसके बहुत सारे असहज करने वाले निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। इसलिए ये जो उन्होंने तुलसीदास का प्रश्न उठाया, उस तुलसीदास के प्रश्न के माध्यम से भारतीय सनातन परंपरा और उसको प्रतिध्वनित करने वाली शास्त्र परंपरा के बारे में हमारा विश्लेषण कैसे होगा और किस आधार पर होगा, इस दृष्टि का परिमार्जन करना बहुत आवश्यक है। महाभारत धर्म संकटों का ग्रंथ है। आप जानते हैं जीवन के जितने भी धर्म संकट हो सकते हैं सब आप महाभारत में देख सकते हैं, और इसीलिए कहा भी गया कि संसार में जो कुछ भी है वो सब महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। वस्तुतः इसका तात्पर्य यह है कि जितने भी मानसिक अवस्थाएं हो सकती हैं, जितने भी प्रकार के धर्म संकट जीवन में आ सकते हैं, वो किसी न किसी रूप में, सूत्रात्मक रूप में ही सही, आपको महाभारत में दिखाई देते हैं। और इसलिए महाभारत को समझने के लिए बहुत ही शांत चित्त या बहुत ही प्रज्ञाशील चेतना की आवश्यकता है। यदि आप में उस प्रकार की सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रज्ञा नहीं है, उस प्रकार का सटल इंटेलेक्ट आपके अंदर नहीं है, तो आप महाभारत को नहीं समझ सकते। रामायण और महाभारत में इसी प्रकार का भेद है। भगवान राम के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं, विशेष रूप से जब उनको वनवास के लिए जाना होता है पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, या बाद में वो आकर के सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं या सीता को उनको वनवास देना होता है। उसके विस्तार में यहाँ जाने का अवसर नहीं है। उनके सभी के धर्म सम्मत एक्सप्लेनेशन हैं। कभी मौका मिला तो उस पर हम लोग बात करेंगे। उसमें कोई डिफेंसिव होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम जो ऊपर से आपको बहुत ही सहज और सरल दिखाई देते हैं, उनके जीवन में अंदर अंदर बहुत सारे अंतर्द्वंद और बहुत सारी ऐसी घटनाएं चलती रहती हैं। और दूसरी तरफ आप महाभारत में देखिए, भगवान कृष्ण जो अंदर से बहुत ही शांत आपको दिखाई देते हैं, बहुत ही निश्चल दिखाई देते हैं, उनके सामने उनके जीवन में बहुत सारे द्वंद्व आते हैं।
तो किसी के जीवन के अंदर द्वंद्व है, बाहर वो आपको सरल दिखाई देता है, कोई बाहर आपको बहुत ही समझने में कठिनाई पैदा करता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही शांत है। तो ये जो भारतीय मनोविज्ञान है, इस भारतीय मनोविज्ञान के दो प्रकार की दृष्टियां हैं, ये दोनों हमको रामायण और महाभारत के इन दो पात्रों के माध्यम से समझी जा सकती हैं। तो महाभारत कहने का तात्पर्य कितना कोई आसान ग्रंथ नहीं है, या रामायण या रामचरितमानस जिसको आप कहें, वो तुलसीदास के संदर्भ में ये बात कहना चाहूंगा कि उन पर भी आप एक तरीके से कोई स्वीपिंग रिमार्क पास नहीं कर सकते। रामायण का, महाभारत का कोई ऐसा पात्र नहीं है जिस पात्र के ऊपर आप कोई स्वीपिंग रिमार्क पास कर सके। हर पात्र को, चाहे भीष्म हो, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो कुंती हो, चाहे वो युधिष्ठिर हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो कर्ण हो, चाहे वो दुर्योधन हो, सभी का कैरेक्टर आप देखेंगे कि वो मल्टी कॉन्टेक्चुअल है, मल्टी डायमेंशनल है और मल्टी लेयर्ड है। वो बहुआयामी है, बहुसंदर्भी है और बहुस्तरीय है। इवन आप जानते हैं कि वो बड़ा प्रसिद्ध वाकया है दुर्योधन के साथ, जब उससे कहा गया कि भाई क्या तुमको धर्म का बोध नहीं है? अगर नहीं है तो तुमको कोई आचार्य नियुक्त किया जाए धर्म का बोध कराने के लिए, तुम क्यों इस प्रकार की अधर्म युक्त चालें चला करते हो? तो उसने जवाब दिया, उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है पितामह, जानामि धर्मः न मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मः न मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी उधर प्रवृत्ति ही नहीं होती, और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन मेरी उधर से निवृत्ति नहीं होती। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है वो, तो उसके बारे में भी आप कोई स्वीपिंग रिमार्क नहीं पास कर सकते। तो जब हम अपने धार्मिक ग्रंथों की या धार्मिक परंपराओं की चर्चा करते हैं और उनके जो प्रणेता हैं उनकी चर्चा करते हैं, तो हमको इस पूरी मन स्थिति को, इस पूरी सभ्यता की जो संश्लिष्टता है, उसका जो एक सिंथेटिक एस्पेक्ट है, उसको समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। ये विशेष बात मैं आपकी इस टिप्पणी के माध्यम से प्रेषित करना चाहता था। तो ये महाभारत और तुलसी के माध्यम से वो कैसे विभिन्न घटनाओं के माध्यम से सरदार पटेल के चरित्र को हमारे सामने रखना चाहते थे कि सरदार पटेल का क्या योगदान है और उनको और भी विस्तार से समझने की क्यों आवश्यकता है। इसी तरीके से संजय जी ने जो 3-4 बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, कि सरदार पटेल ने 3-4 बातों का एक प्रकार से ध्यान रखा, और उन्हीं 3-4 बातों के एक अच्छे प्रशासक को, या प्रशासक न भी हो तो सामान्य व्यक्ति को भी उनका ध्यान रखना चाहिए, जिसको वो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसे वो सेंस ऑफ प्रायोरिटी कहते हैं, या जिसे वो नीड टू नो कहते हैं यानी अपेक्षा का भाव, और दूसरा वो कट इट ऑफ यानी उपेक्षा का भाव। आप किससे कितनी अपेक्षा करें, आप किसकी कितनी उपेक्षा करें, आपकी प्राथमिकताएं क्या हों, और जीवन में जो समानुपात का भाव है, जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते होंगे ये जो कॉस्मोस शब्द है, COSMOS, जिसे हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, ग्रीक भाषा में इसके लिए शब्द चलता है KOSMOS, और कॉस्मोस का भी वहां पर वही अर्थ है जो हमारे यहाँ प्रोपोर्शन का या समानुपात का प्रश्न है। और इसी कॉस्मोस शब्द से कॉस्मेटिक बना है, और जो लोग भी कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं, पुरुष या स्त्रियां, वो जानते हैं कि जो कॉस्मेटिक्स के जो अवयव होते हैं, यदि आपने उनका ठीक प्रकार से प्रोपोर्शनेट तरीके से अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया, तो आप सुंदर की जगह बंदर भी दिखने लग सकते हैं। तो ये जो कॉस्मोस शब्द है, ये समूची सृष्टि में वस्तुतः समानुपात का भाव विद्यमान है। ये जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, खास करके अगर आप ग्रीक्स में देखें, प्लेटो इत्यादि में देखें, तो उन्होंने इस सेंस ऑफ प्रोपोर्शन को बहुत हाईलाइट किया है। ये न केवल किसी व्यक्ति को समझने के या किसी व्यक्ति के व्यवहार के लिए, बल्कि समूची सृष्टि के साथ, समूचे ब्रह्मांड के साथ जो हमारा तालमेल है, जो भारतीय सृष्टि मीमांसा का मूल सिद्धांत है, उसको समझने में इस सेंस ऑफ प्रोपोर्शन और सेंस ऑफ प्रायोरिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये बात जो है, इसको हमको इस रूप में भी देखना चाहिए। अब जहाँ तक इतिहास दृष्टि का प्रश्न है, मैंने आपको बताया है कि इतिहास को हमारे यहाँ क्यों ऐसे देखा गया। सुबह के सत्र में रवि जी ने भी इस बारे में प्रश्न उठाया एरिक वोगलिन के माध्यम से। वस्तुतः ऐसा है कि हमारे यहाँ इतिहास में जो घटनाएं घटित हुई हैं, इतिहास की उन घटनाओं का मूल्य हमको तब तक नहीं समझ में आ सकता है जब तक जिन सिद्धांतों को उन इतिहास के घटनाओं से हम प्रतिध्वनित होता हुआ पाते हैं, उनका मूल्य या उनका संदर्श हमारी समझ में ना आए। यानी इतिहास में जो कुछ भी घटित होता है, उसका हिस्टोरिकल और उसका आर्किटाइपल, उसका सैद्धांतिक और उसका घटनात्मक, इन दोनों के बीच का संबंध जो है हमको समझना बहुत आवश्यक है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कोई सामान्य आदमी नहीं था। वो स्वयं आधुनिक इतिहास दृष्टि पर टिप्पणी करते हुए कहता है कि मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री
teaches us only one lesson, that it teaches us no lesson. इतिहास हमको केवल यही सिखाता है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीख सकते। आधुनिक इतिहास के बारे में जेबी शाह की टिप्पणी है, इतिहास में राम और रावण दोनों हुए, कृष्ण और कंस दोनों हुए, आज्ञाकारी पुत्र भी हुए और पितृद्रोही पुत्र भी हुए। हर प्रकार की घटनाएं आपको इतिहास में देखने को मिलेंगी। इतिहास को देखने की ये जो तथ्यपरक अवधारणा है, इस तथ्यपरक अवधारणा का तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक हमारे सामने कोई ऑलवेज एंड ऑलरेडी गिवन आर्किटाइपल प्रिंसिपल ना हो। और ये जो ऑलवेज एंड ऑलरेडी गिवन आर्किटाइपल प्रिंसिपल है, जिसको हम लोग इतिहास को देखने का शास्त्रीय विधान कहते हैं, भारतवर्ष में यह न केवल विद्वानों के बीच में बल्कि लोक परंपरा में या लोक जीवन में भी सर्वत्र व्याप्त रहा है। इसलिए लोक जीवन में भी इतिहास की घटनाओं को या समसामयिक समय में जो घटनाएं होती हैं उनका मूल्यांकन करने का विवेक आम आदमी में भी पाया जाता है। इसलिए इसको कोई डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक या हेजेमोनिक या नॉन हेजेमोनिक दृष्टि से हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। इसलिए सरदार पटेल का जिक्र करते समय मैंने जो भारतवर्ष की जो इतिहास दृष्टि है, जिसे आजकल कालबोध कहा जा रहा है, उस कालबोध के ऊपर हमने प्रकाश डालने की कोशिश की। और इसके लिए न केवल भारतवर्ष की परंपरा में बल्कि दूसरी परंपराओं में भी इस प्रकार की बातें की गई हैं। इसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मध्यकाल का एक बड़ा विचारक हुआ है 13वीं-14वीं शताब्दी का, सेंट थॉमस एक्विनास। सेंट थॉमस एक्विनास का देखिए कितना रिमार्केबल सेंटेंस है जो इतिहास दृष्टि को डिफाइन करता है कि इट इज मच एंड मोर डिजायरेबल एंड कंफर्टेबल टू हैव ए लिटिल नॉलेज ऑफ हायर थिंग्स देन ए वाइड नॉलेज ऑफ लोअर थिंग्स। ये अधिक आवश्यक और सुविधाजनक है कि हम उच्च स्तरीय चीजों के बारे में थोड़ा ही ज्ञान रखें, बजाय इसके कि तमाम घटिया चीजों के बारे में या निम्न स्तरीय चीजों के बारे में हमारे पास बहुत व्यापक जानकारी हो। इसलिए कल हमने आपसे कहा था कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो फैक्ट्स हैं, जो क्षैतिज स्तर पर जो तथ्य हैं, जो विवरण हमारे सामने हैं, उन विवरणों को जब तक हमारे पास कोई ऑलवेज एंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड नेशनल एथोस नहीं है, हमारे अपने राष्ट्रीय मान बिंदुओं को निर्धारित करने वाले कोई सिद्धांत नहीं है, तब तक उन तथ्यों की हमारे लिए कोई बहुत मूल्यवत्ता नहीं है। इसलिए उस राष्ट्रीय चरित्र के साथ अपने राष्ट्रीय घटनाओं का एक मेल स्थापित करना और उसके हिसाब से उनका इवैल्यूएशन करने की आवश्यकता है। कल मैंने इसकी तरफ भी संकेत किया था कि भारतवर्ष की जो विज्ञान दृष्टि है और जो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि है, उसमें फर्क है। भारतवर्ष में हमेशा ज्ञान विज्ञान की चर्चा में इस बात को ध्यान में रखा गया कि जो भारतीय विद्या का मूल केंद्र है, जिसको ब्रह्म मीमांसा कहा जाता है या अध्यात्म शास्त्र कहा जाता है, महर्षि अरविंद तक इसकी चर्चा करते हैं, कभी भी ज्ञान विज्ञान के विस्तार में भारतवर्ष ने अपने उस केंद्र को विस्मृत नहीं किया। आप लोग हिंदी के विद्यार्थी, आप लोगों ने आचार्य रामनाथ सुमन का नाम सुना होगा। रामनाथ सुमन ये बताते हैं कि जो भारतवर्ष की और आधुनिक यूरोप की जो दृष्टि है, विशेष रूप से इतिहास और विज्ञान की दृष्टि, उसमें यह बुनियादी फर्क है कि यूरोप की जो दृष्टि है वो सेंट्रीफ्यूगल है, वो केंद्रा पसारी है, वो केंद्र से दूर जाने की है, अपने केंद्र को विस्मृत करने की है। आधुनिक यूरोप की दृष्टि, पारंपरिक यूरोप की दृष्टि ऐसी नहीं थी। और भारत की जो दृष्टि है वो सेंट्रीपेटल है, वो वस्तुतः केंद्रोन्मुखी है। वो कभी भी चीजों का बहुत विशद विवरण तो देती है, लेकिन कभी अपने केंद्र का विस्मरण नहीं करती। और ये जो विज्ञान का प्रश्न है, पारंपरिक और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि, इसको आप कोई ईस्ट और वेस्ट के आप डाइकोटमी में न देखिए। वो ठीक सुबह रवि जी ने संकेत किया कि इसको पूर्व और पश्चिम के डाइकोटमी में देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्ञान और विज्ञान को देखने की जो आधुनिक और परंपरागत दृष्टियां हैं, इनके भेद को बहुत हमेशा सावधानी पूर्वक ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आप लोग विद्यार्थी, अगर आप लोगों को विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक दृष्टि का क्या भेद है और भारतवर्ष की जो दृष्टि रही वो किस अर्थ में पारंपरिक रही और किस अर्थ में आधुनिक विज्ञानों से अलग है, तो इसके लिए दो किताबें आप लोगों को देखनी चाहिए। एक किताब, रेने गेनो एक बड़ा फ्रेंच विचारक हुआ है, वो तो कभी कभी उसकी रचनाएं पढ़ करके लगता है कि कैसे वो एक फ्रांसीसी विचारक है, वो तो लगता है कि जैसे कोई पूर्व जन्म का ऋषि हो। आप सारे विद्यार्थियों को उसकी किताबों को देखना चाहिए, विशेष रूप से उसकी किताब द क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। और इस किताब का जो चौथा चैप्टर है, सेक्रेड एंड प्रोफेन, उसमें उसने ये बताया है कि विज्ञान की पारंपरिक दृष्टि क्या है और आधुनिक दृष्टि क्या है। इसी तरीके से अगर आप रेने गेनो की एक और किताब है ईस्ट एंड वेस्ट, उसका आप दूसरा चैप्टर देखें, जिसमें आजकल हम लोग विज्ञान के ऊपर बहुत ही आसक्त हैं, तो उसने साइंस एज सुपरस्टिशन, विज्ञान का अंधविश्वास, इस नाम से ही एक चैप्टर लिखा हुआ है। उससे भी आधुनिक विज्ञान के जो अंतर्भूत विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों से आपका परिचय हो सकता है। हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहें तो गोरखपुर से प्रकाशित होने वाले कल्याण का
24वें वर्ष का जो विशेषांक है हिंदू संस्कृति अंक, उसमें रेने गेनो के इसी लेख का एक हिंदी अनुवाद छपा है। हालांकि अनुवाद करने वाला भी जो व्यक्ति है वो फ्रांसीसी है, जिसका ओरिजिनल नाम एला दानियेलू है, लेकिन उसने भारतीय परंपरा के प्रभाव में आकर के अपना नाम शिव शरण रख लिया था, उसने उसका हिंदी अनुवाद किया है। स्वामी कृपात्री जी महाराज का उसके ऊपर वरद हस्त था, वो एक अलग कथा है, कभी मौका मिलेगा तो हम उस पर बात करेंगे। तो ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने इन प्रश्नों के ऊपर हमारी दृष्टि का उन्मीलन करने की चेष्टा की है। इसलिए जो बार बार हम लोग कहते हैं कि हमारा साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि से चीजों को देखा जाना चाहिए, हर चीज की हम विज्ञान के माध्यम से एक प्रकार से अनुशंसा चाहते हैं, तो इस आधुनिक विज्ञान के आधार पर अपनी हर चीज का मूल्यांकन करने की जो हमारी प्रवृत्ति है उस पर भी थोड़ा ठहर करके विचार करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर सैयद हुसैन नस्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फिजिक्स के ग्रेजुएट हैं। बाद में वो एक बड़े ईरानी स्कॉलर के रूप में माने गए और अभी भी वो 90 साल से अधिक की आयु के हैं। बाहर इस तरीके के जैसे भारतवर्ष में होता है ऐसे वहाँ रिटायरमेंट नहीं होता, अभी भी वहाँ वो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इन्वायरमेंटलिज्म पर उनका बहुत अच्छा काम है। वो स्वयं न केवल आधुनिक विज्ञान दृष्टि की बल्कि समूची आधुनिक सृष्टि मीमांसा की वो व्याख्या करते हैं और वो कहते हैं आधुनिक विज्ञान के ऊपर, आप इससे समझ लीजिए कि व्हाट रिफ्लेक्ट्स आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस इज नथिंग बट द कल्मिनेशन ऑफ आवर इनर स्पिरिचुअल क्राइसिस। हमारे अंदर जो आध्यात्मिक संकट है जो आधुनिकता ने पैदा किया, हमको अपने उत्तरोत्तर लक्ष्य से काट करके, उसी का रिफ्लेक्शन हमको बाहर इन्वायरमेंट के क्राइसिस के रूप में या पर्यावरण के संकट के रूप में दिखाई देता है। वो कहते हैं कि द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज दिस, दैट मॉडर्न साइंस ट्राइज टू और रिकॉग्नाइज टू solve these problems, but not because of the failure of this science, but because of the success of this science, multiple problems took place. आधुनिक विज्ञान ने ऐसा नहीं कि इन समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया है, आधुनिक विज्ञान ने भी इन समस्याओं का संज्ञान लिया है और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए वो आगे बढ़ता है। लेकिन ये आधुनिक विज्ञान के फेल्योर के कारण नहीं जैसा हम लोग कह देते हैं, बल्कि आधुनिक विज्ञान की सफलता के कारण एक समस्या का समाधान करने जब वो निकलता है तो उसके एक समाधान के परिणाम स्वरूप 10 नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये कोई सामान्य लोग नहीं है। आप कभी सैयद हुसैन नस्र को आप देखिए, कभी इंटरनेट पे आप सर्च करिए, उनके कितने गजब के काम हैं। उनके कुछ वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं, उनकी आवाज थोड़ा सा उम्र की वजह से नहीं समझ में आती है। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं। आप शायद, हमने पता नहीं पिछले व्याख्यान में इस बात को कहा या नहीं कहा, लेकिन आप लोगों को इस मामले में ओवेन बारफील्ड की किताब को देखना चाहिए, सेविंग द अपीयरेंसेस को। आप लोगों को इस मामले में आर्थर कोएस्लर की किताब को देखना चाहिए, स्लीप वॉकर्स को, कि कैसे कैसे ज्ञान मीमांसा और सृष्टि मीमांसा का परिवर्तन होता है और कैसे कैसे वो सभ्यता का स्वरूप बदलता चला जाता है। अगर पूरी सभ्यता का विस्तार को अगर आप देखना चाहें कि जो परंपरागत दृष्टि है उसमें किस तरीके से आधुनिक दृष्टि ने एक विक्षोभ पैदा किया और उसने किस प्रकार से हमारी समकालीन विचार दृष्टि को पैदा किया, तो इसके लिए आप लोगों को जॉन हरमन रैंडल की एक किताब है द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न माइंड, आप लोगों को उसको देखना चाहिए। रेयर बुक है लेकिन अच्छी लाइब्रेरी में आपको मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि इन चीजों पर काम नहीं हुआ है, और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि सरदार पटेल अब दोबारा नहीं हो सकते, और सरदार पटेल कोई हम लोग भी नहीं हो सकते। हम लोग कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। हमारे सामने कोई देश की एकता और अखंडता के उस प्रकार के प्रश्न नहीं आ सकते जो सरदार पटेल के सामने थे। लेकिन हम जहां जहां काम करते हैं उन कामों के सामने अभी भी इस प्रकार की चुनौतियां व्याप्त हैं, और ये चुनौतियां, ये जो देवासुर संग्राम है, ये सृष्टि के साथ चलता रहता है। ऐसा नहीं कि कभी समाप्त हो जाएगा, ये आगे भी आएगा। और इसलिए सरदार पटेल के उन गुणों को प्राप्त करके, उनसे प्रेरणा लेकर के हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में हम लोगों को यह काम करना चाहिए कि भारतवर्ष की जो वो परंपरागत दृष्टि है उस पर ये जो चतुर्दिक प्रहार हो रहे हैं, इन चतुर्दिक प्रहारों के बीच में उस दृष्टि की भी सम्यक मीमांसा करने की आवश्यकता है, और जिस आधुनिक दृष्टि के माध्यम से हम लोग इस पर प्रहार कर रहे हैं, इस दृष्टि की भी आंतरिक संगति और विसंगति को पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए इस प्रश्न को भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार ये बात आती है कि भारत में ये जो संप्रदायों के बीच में या मान्यताओं के बीच में जो भेद की दृष्टि है, विशेष रूप से जब वर्ण व्यवस्था का प्रश्न आता है तो ये सवाल हमारे सामने आता है, ये भेद और अभेद की क्या दृष्टि है। और इसके लिए हम लोग बार बार अपनी जो संत परंपरा है उस संत परंपरा को कोट करते हैं। ये ठीक है कि संतों ने भारतवर्ष में कोई मध्यकाल जैसा कोई ऐसा पीरियड आप मान लें कि जिसमें संत आपको बहुतायत से दिखाई देते हैं, लेकिन सनातन काल से भारत में संतों की परंपरा रही है, और ये जो संतों की परंपरा रही है इसकी अखिल भारतीय व्याप्ति रही है। पूरे देश में आपको, हर क्षेत्र में आपको संत मिलेंगे।
और संतों ने मन, वचन और कर्म की जब एकता भंग होती है, जिसको हम लोग अपने शब्दों में पाखंड कहते हैं, पाखंड और कुछ नहीं होता, ये मन, कर्म और वचन की एकता का भंग होना है, इसकी तरफ तो उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित ही किया है, उन्होंने हमको फटकारा भी है। लेकिन अधिकांश संत इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि वस्तुतः जो सृष्टि होती है उस सृष्टि शास्त्र के केंद्र में अभेद से भेद की सृष्टि होती है। जो निर्विशेष निर्विकल्प ब्रह्म है वो सविशेष सापेक्ष ब्रह्म के रूप में प्रकट होता है। यह भारतीय सृष्टि मीमांसा का आधारभूत सिद्धांत है। और इसलिए सभी समझते थे कि जो अभेद से सृष्टि है वो कैसे भेद में रूपांतरित होती है। और इसलिए भारतवर्ष में आप देखेंगे कि दूसरी सभ्यताओं की अपेक्षा किसी भी प्रकार के भेद को मिटाने की व्यवस्था नहीं है, बल्कि प्रत्येक भेद को प्रॉपरली प्लेस करने की कोशिश की गई है। कभी कभी हमारे यहां देखिए चौर शास्त्र की भी बात होती है, या ऐसे कुछ कार्य जिनको हम लोग सामान्यतः समाज में प्रशस्त नहीं मानते हैं, उनके लिए भी कुछ दिशा निर्देश की या उनके लिए भी समाज में कोई ना कोई स्थान बनाने की बात होती है। तो किसी भी प्रकार के भेद को या किसी भी प्रकार की वृत्ति को, किसी भी प्रकार के ह्यूमन एट्रीब्यूट के मैनिफेस्टेशन को हमारे यहाँ एबॉलिश या इरेडिकेट करने की कोशिश नहीं होती, बल्कि उसको प्रॉपरली प्लेस करने की कोशिश होती है। इसलिए संतों ने इस बात की तरफ विशेष रूप से हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि भारत में भेद तो है, लेकिन उस भेद के बीच में अभेद है। ये जो भेद के बीच में अभेद को इंगित करने की जो भारतीय व्यवस्था है, इसको जब हम संत साहित्य की भाषा में बात करते हैं तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो भेद और अभेद का संबंध है कि सारे भेदों की उपस्थिति के बावजूद भी उसमें एक अभेद तत्व है, इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में कह देते हैं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। विद्यानिवास मिश्र जी इसको कहते हैं कि इसको इस तरीके से कहा जाए कि डाइवर्सिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनिटी, एकता से उद्भूत अनेकता। तो वो शायद ज्यादा अच्छे तरीके से वो बात हमारे सामने कम्युनिकेट हो पाती है। और यदि हमने इस बात के सूत्र को या इसके महत्व को समझ लिया तो भारतवर्ष में जो नगरीय संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति और अरण्य संस्कृति, जिनको आजकल हम लोग जनजातियां कहते हैं, इनके बीच में एक जो होमोलोगस रिलेशन है, इनके बीच में जो एक दृष्टि की एकता का तत्व विद्यमान है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। और ये जो एक विभाजन करने की, जिस विभाजन की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, उसको करने की चेष्टा की जाती है, उस विभाजन के खतरों से भी हम लोग अपने तरीके से निपट सकते हैं। उसके अपने सांसारिक पक्ष दूसरे हैं, उसके अपने आर्थिक सामाजिक पक्ष दूसरे हैं, लेकिन इन तीनों की दृष्टि में भेद करके जिस प्रकार का विभाजन करने की चेष्टा की जाती है, यदि हम लोगों ने भेद और अभेद के इस प्रश्न को समझ लिया कि वस्तुतः सभी भेदों में अभेद का अनन्य तत्व विद्यमान है, तो शायद इस प्रकार की जो भेद और इस प्रकार की जो बांटने वाली जो चीजें हो रही हैं, जो हमारे सामने एक नई चुनौती के रूप में सामने आ रही हैं अकादमिक जगत में, उसको हम लोग ठीक से समझ सकते हैं। इसी तरीके से संवैधानिक मूल्यों की बात होती है कि भारतवर्ष के संविधान ने हमको बहुत सारे संवैधानिक मूल्य दिए हैं, और कई बार उन संवैधानिक मूल्यों को हम लोग भारतवर्ष की परंपरा में खोजने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है कि परंपरा की छाप होती है, कभी भी आप परंपरा की छाप से किसी भी अपने नियम, कायदे, कानून को आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन भारतवर्ष के संविधान में यदि स्वतंत्रता का तत्व है, समानता का तत्व है, न्याय का तत्व है, संप्रभुता का तत्व है या लोकतंत्र का तत्व है, तो इसके अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। भारतवर्ष में जिसे आप लोग फ्रीडम कहते हैं या जिसे आप लोग स्वतंत्रता कहते हैं, वो फ्रीडम टू नहीं है भारतवर्ष की परंपरा में, वो फ्रीडम फ्रॉम है। अब ये फ्रीडम टू और फ्रीडम फ्रॉम का क्या अर्थ है, हम आपको केवल संकेत में यहां बता दिए, कभी आगे हम लोग विस्तार से बात कर सकते हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। जो हमारे यहाँ जो इक्वेलिटी है परंपरा में, वो वहां भी इक्वेलिटी है, लेकिन वो अर्थमेटिकल इक्वेलिटी नहीं है, वो प्रोपोर्शनल इक्वेलिटी है। और इस प्रोपोर्शनल इक्वेलिटी के बारे में कुमार स्वामी ने अपनी किताब ईस्ट एंड वेस्ट एंड अदर राइटिंग्स में बहुत विस्तार से चर्चा की है। जो न्याय का प्रश्न हमारे यहाँ है, वो न्याय का प्रश्न नहीं है जिससे हम लोग आजकल न्याय का प्रश्न कहते हैं। ये काफी कुछ उस अर्थों में न्याय का प्रश्न है जिस अर्थ में प्लेटो ने न्याय के प्रश्न को लिया है, या जिसको हमारे यहाँ स्वधर्म का प्रश्न कहा गया है। इसलिए उस स्वधर्म के आधार पर हमारे यहाँ राज्य और राज्य के अंदर राजा और प्रजा के संबंध विकसित होते हैं, और उसके आधार पर फिर राज्य की विधि व्यवस्था तय होती है, और फिर उसके आधार पर राज्य जो है अपने कार्य संचालन को अंजाम देता है। इसी तरीके से कल हमने आपको संकेत में बताया ही था कि भारत में लोकतंत्र का मतलब वो लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है जिसे आजकल हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। लोक वहां पर अपने सत्य, अपने ज्ञान, अपने न्याय, अपने शास्त्र के प्रकाशित, उसके प्रकाश से प्रकाशित जन को लोक कहा गया। इसी लोक से आलोक बना है। प्रकाश वहां पर मूल तत्व है कि आप किससे प्रकाशित होते हैं। और इसीलिए कल हमने आपको बताया था कि भारतवर्ष में जो राष्ट्र है, वस्तुतः प्रदीप्त राज्य को राष्ट्र कहा गया, जो शास्त्र के प्रकाश से, जो न्याय के प्रकाश से, जो सत्य के प्रकाश से प्रकाशित राज्य है, वस्तुतः वो राष्ट्र है।
इसलिए तमाम ये जो आधुनिक विचारक हैं वो अपनी सारी बुद्धि को बुद्धि लगा करके जब राष्ट्र को परिभाषित करने में असफल हो जाते हैं तो उनको भी मानना पड़ता है कि राष्ट्र वस्तुतः एक विशेष मनोदशा का नाम है। और तब हम लोग ये डिफाइन कर पाते हैं कि राष्ट्र वस्तुतः वो भूमि है जिसके साथ हमारा मातृसम ममत्व होता है। ये एक विशेष मनोदशा का नाम है। ठीक है कि उसमें भूमि होगी, उसमें जन होंगे, उसकी एक संस्कृति होगी, लेकिन उस संस्कृति के साथ, इस भूमि के साथ, उस जन के साथ हमारा एक मातृसम ममत्व का रिश्ता होगा, तभी आप राष्ट्र को डिफाइन कर सकते हैं। केवल ये रूखे सूखे जो आजकल के एडियम्स हैं उनके सहारे आप राष्ट्र को डिफाइन नहीं कर सकते। ये तो अब लगभग पश्चिम के विचारक भी इस बात को मान चुके हैं। इसी तरीके से आधुनिकता और परंपरा का एक प्रश्न है, इसको लेकर के काफी डिबेट है। ये जो सामान्यतः कह दिया जाता है कि सनातन का तात्पर्य नित्य नवीन और चिर पुरातन है, ये साहित्य की दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन आधुनिकता और परंपरा का प्रश्न जब हम एकेडमिक सर्किल में आज डिस्कस करते हैं तो हमको समझना चाहिए कि सोशल साइंसेस के इतिहास में आधुनिकता और परंपरा दो विशेष प्रकार की विचार दृष्टियों का नाम है। और जिसे हम लोग आधुनिकता कहते हैं, उस आधुनिकता में भारतीय परंपरा या किसी भी परंपरा के जो तीन अवयव हैं, गॉड, मैन एंड नेचर, इस गॉड, मैन और नेचर की जो त्रिपुटी है, जो ट्रिनिटी है, उसमें से गॉड को रिप्लेस कर दिया गया या उसको डिस्प्लेस कर दिया गया, तो केवल ये जो मैन और नेचर का संबंध बना, इस मैन और नेचर के केवल द्विआयामी संबंध पर आधुनिकता टिकी हुई है। और इसीलिए पारंपरिक विचारक मानते हैं कि जो गॉड, जो हमारा रेफरल पॉइंट था, जब आपने उसको इस पूरी व्यवस्था से अलग कर दिया तो फिर मैन और मैन एंड नेचर के बीच में कोई रेफरल पॉइंट आपके बीच नहीं बचा। इसलिए आधुनिकता में संघर्ष और हिंसा इम्प्लिसिट है। और इसलिए प्रोफेसर ए के शरण इस बात को कहते हैं कि ये जो आधुनिक दो विद्याएं हैं, विशेष रूप से समाजशास्त्र और नृशास्त्र, जिसे आप लोग एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, कल इसकी हम लोग चर्चा हम लोगों ने की थी, वो कहते हैं कि अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ना हुई होती, औद्योगिक क्रांति ना हुई होती, तो उसके तथ्यों को परिपुष्ट करने के लिए ये जो समाजशास्त्र अस्तित्व में आया, ये समाजशास्त्र अस्तित्व में ना आया होता। और अगर इंपेरियलिज्म यानी अगर आप साम्राज्यवाद अस्तित्व में ना आया होता तो फिर एंथ्रोपोलॉजी जैसी कोई विद्या अस्तित्व में नहीं होती। वो कहते हैं कि जो सोशियोलॉजी है वो अपने आप में एक इंडस्ट्रियल साइंस है और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो अपने आप में एक इंपीरियल साइंस है। तो इस चीज को भी हम लोगों को, जब हम लोग विद्यार्थी के रूप में चीजों को पढ़ते पढ़ाते हैं, तो इनको ध्यान में रखना चाहिए। आधुनिकता और परंपरा के साथ साथ इनकी समझ हमारी और कैसे बढ़े, इसके लिए हमने कल कुछ विचारकों का नामोल्लेख किया था, जिसमें गांधी से लेकर के हमने दीनदयाल जी तक का नाम लिया था। उनकी तमाम कृतियों की भी हम लोगों ने चर्चा की थी, उनको हमको पढ़ना चाहिए। देखिए, गांधी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। गांधी एक ऐसे विचारक हैं जिनके अंदर तीन प्रकार की विशेषताएं एक साथ विद्यमान हैं। गांधी को अपने समय की संगति और विसंगति को पहचानने की विलक्षण अंतर्दृष्टि प्राप्त है। नंबर एक, गांधी को अपने समय के प्रवाह के विपरीत जाकर के जिसको वो ठीक समझते हैं उसको कहने का अप्रतिम साहस विद्यमान है, और गांधी जिसको ठीक समझते हैं उसको अपने ऊपर प्रयोग करने की अदम्य जिजीविषा गांधी में विद्यमान है। ये अपने आप में बहुत विलक्षण व्यक्तित्व है गांधी, जिनको गांधी को साइडलाइन करके हम लोग जो है आधुनिकता और परंपरा के इस द्वंद्व को नहीं समझ सकते। इसलिए गांधी के हिंद स्वराज की तरफ मैंने इशारा किया था। उनका मैग्नम ओपस एक प्रकार से आप उनका सभ्यताई दस्तावेज कह सकते हैं, सिविलाइजेशनल ट्रीटाइज है, जिसको अगर आप पढ़ना चाहें तो आप केवल एक दिन में पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने विवेकानंद की चर्चा हम लोग करते हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि विवेकानंद ने कौन से सिविलाइजेशनल या कौन से एपिस्टेमोलॉजिकल सवाल हमारे सामने प्रस्तुत किए। केवल हम लोग सामान्य उनके व्यक्तित्व का गान करके अलग बढ़ जाते हैं। जितने हमारे आज के सवाल हैं, ट्रेडिशन वर्सेज मॉडर्निटी, ईस्ट एंड वेस्ट, मैटर एंड माइंड, मेटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, इसका जो द्वंद्व है, विवेकानंद ने अपने पूरे जीवन में इन द्वंद्वों का समाहार करने की चेष्टा की, और आज तक वो द्वंद्व हमारे लिए अनरिजॉल्व्ड है। इसलिए विवेकानंद की सिग्निफिकेंस है कि जब तक हम इस प्रश्न का सम्यक समाधान नहीं कर लेते, विवेकानंद हमारे लिए रिलीवेंट है। इसी संदर्भ में हमने कुमार स्वामी की, या इसी संदर्भ में हमने केसी भट्टाचार्य की चर्चा की, जिसमें आपने अभी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन की चर्चा की। कितना युगानुकूल होने के लिए हमको अपनी परंपरा से लेना है और कितना उसमें आधुनिकता का प्रवेश करना है, ये जो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन आपको देखना हो, तो इसके लिए स्वराज इन आइडियाज का जो उनका लेख है, जो अभी आप चर्चा कर रहे थे सुबह के सत्र में, उसको देखना चाहिए। तो ये सभी महापुरुष जो है वो हमारी पूरी ज्ञान दृष्टि का उन्मीलन करने के लिए, या एक अर्थ में आप कह सकते हैं कि हमारी पूरी ज्ञान दृष्टि का प्रक्षालन करने के लिए बहुत आवश्यक हैं, और इसके लिए आपको एक लंबी साधना करनी पड़ेगी। ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, कोई एक आध व्याख्यान से चीजें नहीं होती हैं। व्याख्यान में हम आपको केवल एक आध संकेत दे सकते हैं।
ऐसे लोगों का संसाध करना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बहुत सारे पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों से अपने आप को अलग रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये जो पूरी ज्ञान दृष्टि हमारी है उसके बारे में हमारी सम्यक समझ बनेगी। इसमें बहुत सारे विचारक हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को वासुदेव शरण अग्रवाल को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को विद्यानिवास मिश्र को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को निर्मल वर्मा को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को यशदेव शल्य को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को कुबेरनाथ राय को पढ़ना चाहिए, आप लोगों को मुकुंद लाट को पढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माध्यम से आप लोग अपनी दृष्टि का प्रक्षालन कर सकते हैं। अगर आप राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो 20वीं शताब्दी के ही दो बहुत नामचीन राजनीति शास्त्री हुए हैं, जिसमें प्रोफेसर रामाश्रय राय को आपको पढ़ना चाहिए और प्रोफेसर रघुवीर सिंह को आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को जेसी कुमारप्पा को पढ़ना चाहिए, आपको रस्किन को पढ़ना चाहिए, आपको शुमाकर की किताब स्मॉल एंड ब्यूटीफुल को पढ़ना चाहिए। ये सारे ऐसे विचारक हैं जो आपकी दृष्टि का उन्मीलन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे वैश्विक विचारक हैं जिन विचारकों के माध्यम से यदि आप ये पूर्व और पश्चिम का भेद छोड़ दें और परंपरा और आधुनिकता के भेद के को ठीक से समझने की अगर आपके अंदर भावना हो तो आपको उनको पढ़ना चाहिए। उसमें आनंद कुमार स्वामी का हमने नाम लिया, उसमें हमने रेने गेनो का नाम लिया, उसमें हमने सैयद हुसैन नस्र का नाम लिया और विशेष रूप से उनकी किताब मैन एंड नेचर। इसी तरीके से सिमोन वील एक फ्रांस के विचारक हैं, उनको आपको पढ़ना चाहिए। उनकी नीड फॉर रूट्स है, ग्रेविटी एंड ग्रेस है, वेटिंग अनटू गॉड है, ऐसे बहुत सारे विचारक हैं। फ्रिजोफ श्वान है, उनकी किताब एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, उनको आपको देखना चाहिए। तो बहुत सामग्री है, वो सामग्री हमारे विद्या विमर्श के डिस्कशन से बाहर है, इस वजह से हम लोगों को ये सब चीजें प्राप्त नहीं हो पाती। और क्षमा कीजिएगा, ये जो हम लोग आजकल एक ये विश्वगुरु का नारा चला रहे हैं, कभी हम थे विश्वगुरु, कभी किसी ने कहा कि नहीं कहा, उस डिबेट पे मैं नहीं जाना चाहता। इस समय दुनिया के साथ हमको संवाद करने की आवश्यकता है। और मित्रों, थोड़ा सा इस विश्वगुरु वाली अवधारणा पर भी हम लोगों को ठहर करके विचार करना चाहिए। कई बार संघ के स्पेसिफिक कार्यक्रमों में भी मैंने इस बात को वहां कहा। दुनिया की हर परंपरा को अपनी तासीर और अपनी प्रकृति के हिसाब से प्रवर्तक प्राप्त हुए हैं और उन प्रवर्तकों के विचारों को उनके परवर्ती आचार्यों ने उनके सामने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। कोई ऐसी दुनिया की परंपरा नहीं है जिनको गुरु न प्राप्त हुआ। आप ग्रीको रोमन ट्रेडिशन में आप देखिए, वहां पर हेराक्लाइटस है, परमानाइडिस है, सोक्रेटिस है, प्लेटो है, सिसरो है, बोथियस है, प्लॉटिनस है। आप मिडिवल क्रिश्चियन ट्रेडिशन में आप देखिए, वहां पर सेंट अगस्टीन है, सेंट एक्विनास है, मिस्टर एकहार्ट हैं। बाद के दौर में आप एडमंड बर्ग को ले सकते हैं, आप रोजर स्क्रूटन को ले सकते हैं, आप जी के चेस्टरटन को ले सकते हैं, आप विलियम ब्लैक को ले सकते हैं, आप टी एस इलियट को ले सकते हैं। इवन ये जो अरबिक ट्रेडिशन है उसमें आप अल गजाली हैं, अल फराबी हैं, उसमें सैयद हुसैन नस्र हैं, उसमें दारा शिको हैं, उसमें फ्रिजोफ श्वान हैं। चीन की सभ्यता में आप देखिए, वहां पर आपके लाओ त्से हैं, वहां पर कन्फ्यूशियस हैं। और आनंद कुमार स्वामी इस बात को कहते हैं कि जब आप एक हायर स्पिरिचुअल डिनोमिनेशन पर आप पहुंच जाते हैं, जब आपके अध्ययन अध्यापन की ऊंचाई एक स्तर तक पहुंच जाती है, तो ये जितने विचारक हैं और इनके जितने भी विचार हैं, ये सभी एक ही स्पिरिचुअल लैंग्वेज की डिफरेंट डायलेक्ट्स आपको मालूम पड़ने लगती हैं। तो ये जो जिसे आजकल हम लोग वैश्विक एकता या वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, उस वसुधैव कुटुंबकम के भाव को समझने के लिए वो जो एक यूनिवर्सल या स्पिरिचुअल यूनिटी ऑफ लैंग्वेजेज है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट डायलेक्टिक्स, उनको ध्यान में रखना चाहिए, तब जाकर के हमारी इस प्रकार की समझ बनती है। बस 2-3 मिनट और। एक चीज और, ये जो शास्त्र और लोक का संबंध है, इसको हमको समझना चाहिए कि शास्त्र और लोक की परंपरा भारतवर्ष में हमेशा समानांतर रूप से विद्यमान रही है। शास्त्र वस्तुतः वो है जो लोक को प्रकाशित करता है और लोक वस्तुतः वो है जो शास्त्र को अभिव्यक्त करता है। तो ना शास्त्र के बिना लोक की कोई सार्थकता है और न ही लोक के बिना जो है शास्त्र की कोई सार्थकता है। इसलिए लोक और शास्त्र के संबंध हमारे यहाँ जो है अतीत से विद्यमान रहे हैं। भारतवर्ष की जिस जाति परंपरा को एकदम सीधे सीधे ब्लैक पेंट कर दिया जाता है, उसके ऊपर कई नए अध्ययन आ रहे हैं। विशेष रूप से आदिलाबाद के रहने वाले रविंद्र शर्मा गुरुजी का अध्ययन सामने आ रहा है कि किस प्रकार जो जातियां हैं उनको लेसर होल इन द गार्ब ऑफ ग्रेटर होल की तरह से देखा जाना चाहिए, और उन्होंने भारत की कला दृष्टि को या भारत की अर्थ दृष्टि को संपन्न करने में क्या भूमिका अदा की है। अंग्रेजों के आने के समय तक सभी लोग करीब करीब ये मानते हैं कि भारत का विश्व व्यापार में हिस्सा लगभग 1/3 था। तो 1/3 किसके बल पर था, इसका हम लोगों को विचार कर लेना चाहिए यदि हम जातियों को शोषणवादी दृष्टि से देखने के अभ्यस्त हैं तो। इसी तरीके से कई बार ऐसा होता है कि हम लोग धर्म और अध्यात्म इन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं। भारतवर्ष में दोनों परंपराएं एक साथ चलती हैं। एक सामान्य लोगों के लिए धर्म की परंपरा है
हमारे यहाँ वर्णाश्रम की परंपरा है, स्वधर्म की परंपरा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन साथ में आप देखिए यहाँ पर शंकराचार्य होने की भी गुंजाइश है, यहाँ पर रमन महर्षि होने की भी गुंजाइश है, और यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस होने की भी गुंजाइश है। इसलिए जब धर्म और समाज के प्रश्न पर बात हो तो थोड़ा सा हम लोगों को ये जो आध्यात्मिक पक्ष है, उस आध्यात्मिक पक्ष का इससे क्या फर्क है, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि कई बार जब आप जो है धार्मिक प्रश्नों पर या सामाजिक प्रश्नों पर विचार करते हैं, जिनसे हमारा आम जनजीवन चलता है, उसके ऊपर आप जैसे ही हम ब्रह्मास्मि सर्वम खलु इदं ब्रह्म इत्यादि आप आरोपित करने लगते हैं, तो फिर वो चीज़ों की सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो गड्ढमड हो जाती है। इसलिए दोनों के बीच में अनिवार्य संबंध होने के बावजूद भी कि रिलीजन इज द व्हीकल टू स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज द अल्टीमेट कल्मिनेशन ऑफ रिलीजन, ये संबंध होने के बावजूद भी हमको इन दोनों के बीच के फर्क को समझना चाहिए जब हम व्याख्याएं करें। कई बार ये कर्मकांडों को लेकर के हमारे दिमाग में इस प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है। संसार की कोई भी ऐसी व्यवस्था आप नहीं बना सकते जो व्यवस्था कर्मकांड विहीन हो। हम एक सेकुलर स्टेट में रहते हैं। इस सेकुलर स्टेट के भी जितने अनुशासनात्मक प्रकल्प हैं वो बिना कर्मकांड के नहीं चलते। ये राष्ट्रध्वज का फहराना क्या है, ये पासिंग आउट परेड क्या है, ये तोपों की सलामी क्या है, ये बीटिंग द रिट्रीट क्या है, ये सारा होटल मैनेजमेंट क्या है, ये सारा प्रोटोकॉल क्या है, ये सारा लॉजिस्टिक्स क्या है, ये सब सेकुलर स्टेट के प्रोटोकॉल हैं। तो आपको जहां भी जिस प्रकार का अनुशासन चाहिए उसके अपने प्रोटोकॉल होंगे, उसके अपने कर्मकांड होंगे। मेडिकल साइंस के अलग होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के अलग होंगे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के अलग होंगे। इस आधार पर भी हमको किसी प्रकार की भेदवादी दृष्टि को नहीं ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के जो बात बनती है वो ये है कि बहुत सारी जो डिबेटेबल चीजें हैं, उन डिबेटेबल चीजों पर एक बार फिर से विचार करने की आवश्यकता है। न उनसे शुतुरमुर्ग की तरह से रेत में गर्दन छुपा करके बचने की आवश्यकता है, और नहीं जिस प्रकार का प्रवाह चल रहा है उस प्रवाह में जाकर के जो इंटरप्रिटेशन चल रहा है उस इंटरप्रिटेशन को आंख बंद करके मानने की जरूरत है। जो परंपरा के ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं उन पर भी आपको खुलकर विचार करने की आवश्यकता है, और जो आधुनिकता की प्रशस्ति गाई जाती है उस आधुनिकता की प्रशस्ति के ऊपर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए क्योंकि आधुनिकता के भी कुछ अपने एट्रीब्यूट्स हैं। पॉजिटिविज्म उसका एट्रीब्यूट है, इंडेफिनिट कॉरिजिबिलिटी अनंत संशोधनीयता उसका एट्रीब्यूट है, एक्सक्लूसिविस्ट एरोगेंस अनन्यतावादी अहंकार उसका अपना एक एट्रीब्यूट है कि आधुनिक विज्ञान की पद्धति से अगर कोई ज्ञान आप प्राप्त करेंगे तभी वो संज्ञेय होगा, तभी वो कॉग्निजिबल होगा, वरना उसकी कॉग्निजेंस हम नहीं लेंगे। ये भी एक आधुनिकता और आधुनिक विज्ञान का अपना एक एरोगेंस है, उसका एक अनन्यतावादी अहंकार है। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फैसेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं जो हमारे सामने आने चाहिए। सेमिनारों का यही उद्देश्य होता है कि ये चीजें जो शायद आपकी नज़र में कभी नहीं आए उसको हम आपको शेयर करें, जो हमारी नज़र में नहीं आए उसको आप शेयर करें। लेकिन बहुत जल्दी किसी निर्णय पर पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनिर्णय पर भी रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि जो विद्वानों का कार्य है वो वस्तुतः समस्त शास्त्रों की एक वाक्यता को सिद्ध करना है, जिसे आजकल जजमेंटल कह करके खारिज कर दिया जाता है, क्या बहुत जजमेंटल हो रहे हैं। अरे भाई, जजमेंट पर ही पहुंचना हमारा काम है। हमारा काम हमेशा दुविधा में रहना नहीं है। संशयात्मा विनश्यति, ये गीता कहती है। लेकिन इसमें बहुत हड़बड़ी और बहुत जल्दबाजी भी करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि आप धर्म का पालन इस प्रकार से करें जैसे अगले ही क्षण आपकी मृत्यु आने वाली हो, लेकिन आप अध्ययन ऐसे करें जैसे आप हमेशा के लिए अमर होकर के आए हों। तो ये जो हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा है, या जो ऋषि परंपरा है, या जो हम शिक्षकों की परंपरा है, उनका यह दायित्व है। हम किसी महापुरुष के माध्यम से या उनके किए गए कार्यों के माध्यम से जब हम बातचीत करते हैं तो ये प्रश्न भी हमारे दिमाग को द्वेलित करने चाहिए और इन पर हमको सार्थकतापूर्वक या समग्रतापूर्वक विचार करना चाहिए। इसी उद्देश्य और मंतव्य के साथ हमने अपनी बात को दोबारा से आपके सामने रखा। स्वाभाविक है कि कालातिक्रमण कुछ हो गया होगा। मैंने अपने अध्यक्ष होने के अधिकार का दुरुपयोग भी किया इस अवसर के लिए। मैं इसके लिए मंच से और मंच के सामने जो लोग बैठे उनसे क्षमा चाहते हुए, आप लोगों ने यह अवसर दिया, आप लोगों को, मनोज जी को, इस पूरे विश्वविद्यालय को मैं अपनी अप्रतिम शुभकामनाएं देता हूं और आपके प्रति बहुत ही विनम्र भाव से नमस्कार करते हुए विदा लेता हूं। साधुवाद, धन्यवाद।